इस जमाने में जहाँ सिर्फ जिंदा रहना ही मुश्किल है, जहाँ कपड़े बदन को मुश्किल से ढकते हैं और भूख हर पेट को सताती है, दूसरे कबीले अभी भी कच्चा गोश्त खा रहे हैं और जंगली घास चबा रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ अपने कबीले को ताजी सूप पीने और भुना हुआ गोश्त खाने के लिए। हमारे पास नरम चावल और घोंघे भी हैं, ऐसे हथियार जो अपने वक्त से कई सदियों आगे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि मैं इस पुराने जमाने में एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस का ज्ञान वापस लाया हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था जिसका कोड नाम काय था। बॉर्डर पर मुजरिमों का पीछा करते हुए मैं एक चट्टान से गिर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने देखा कि कई औरतें जानवरों की खाल में लिपटी मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन मेरे पैर में तेज दर्द तुरंत ध्यान मांग रहा था। सालों की जंगली सर्वाइवल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने जल्दी से जख्म पहचाना, सांप का काटा हुआ। मैंने पास से एक पत्थर का ब्लेड उठाया, जख्म को काट कर खोला, फिर एक आग से गर्म की हुई टहनी उस पर दबाई। एक दर्द भरी चीख के बाद मैं जमीन पर गिर गया। उम्मीद थी कि ज्यादा गर्मी झड़ के प्रोटीन्स को खत्म कर देगी। एक रात जिंदा रहने की लड़ाई के बाद मैं अगले दिन एक न खत्म होने वाले कॉकरोच की तरह वापस ठीक हो गया। मैंने एक औरत के हाथ से सूखे गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे खा गया। जब मैंने खत्म किया तो मैंने इशारे से और मांगा। औरत का जवाब जाहिर है नहीं था। आखिर इस छोटे कबीले में जहाँ सिर्फ 50 से ज्यादा लोग हैं, रोज का खाना कम होता है और अब सर्दियां आ रही हैं, उन्हें सामान जमा करना होगा। खाना पहले बड़े काम करने वालों को मिलता है, मुझे अपना खाना खुद ढूंढना होगा। जैसे जैसे मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा करने का तरीका ढूंढना होगा। सोचते हुए अभी सबसे आसान गोश्त मछली है। एक नाला है जो 1000 मीटर से भी कम दूर है, लेकिन ये कबीला मछली नहीं खाता, तो जाहिर है उनके पास मछली पकड़ने के औजार नहीं है। ये सोचकर मैंने कुछ बेलें इकट्ठी की और मछली पकड़ने के लिए टोकरी बुनना शुरू किया। जल्दी ही मैं गुफा के मुहाने पर बेलों का एक बड़ा गुच्छा लेकर वापस आया और टोकरियां बनाना शुरू किया। कई बच्चे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, मुझे हैरानी से देख रहे थे, अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। पास में कुछ औरतें धूप में घास सुखा रही थीं। अचानक दूर से डर भरी चीखें हवा में गूंज उठी। चीफ थेन और 2 आदमी भाग रहे थे, हर कोई एक बड़ा अंडा पकड़े हुए था। भागते हुए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त कान फाड़ देने वाली चीखें हवा में भर गईं। एक 3 मीटर से भी ऊंचा टेरर बीक चीफ के पीछे भाग रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाया, अंडे छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं समझा। थेन ने अंडा छोड़ने से मना कर दिया और टेरर बीक ने थेन को छोड़ने से मना कर दिया। कुछ ही पलों में पक्षी ने पकड़ लिया। एक तेज हमले में थेन उसी जगह मर गया। दूसरे 2 आदमी यह देखकर तुरंत अपने अंडे फेंककर जंगल के किनारे की तरफ भाग गए, पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मेरे पास के बच्चों ने ऐसा खौफनाक नजारा कभी नहीं देखा था। वह घबराहट में चीखने लगे। टेरर बीक ने अपना निशाना खो दिया, तुरंत पलट गया और गुफा के पास चिल्लाते बच्चों की तरफ लपका। यह देखकर मैंने जल्दी से बच्चों को गुफा के अंदर धकेल दिया। अंदर की औरतें मैंने तेजी से एक बड़ा गोल पत्थर धकेलकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। टेरर बीक अंदर नहीं जा सका। वह थेन की लाश की तरफ पलटा और खाना शुरू कर दिया। मैंने एक फैसला किया, इस पक्षी को मारना होगा। इसने इंसानी गोश्त चख लिया है और कबीले की जगह जानता है, वरना कबीला कभी शांति से नहीं रह पाएगा। लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है, सीधी लड़ाई नामुमकिन है। तब मैंने पक्षी के लंबे मजबूत पैर देखे, मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पहले मैंने 2 मुट्ठी के बराबर पत्थर ढूंढे। मैंने सांप की खाल उतारी जो मेरी कमर पर बंधी थी और हर सिरे पर एक पत्थर बांध दिया। इस बने हुए बोला के साथ मैं गुफा के मुहाने में एक छेद से बाहर निकल गया। अंदर के लोग हैरान थे, वो मुझे वापस खींचना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं टेरर बीक फिर से ना आ जाए। वह सिर्फ अंदर से बेचैनी से देख सकते थे, बेचारे दर्शक बनकर। मैं चुपचाप झाड़ियों में छुप गया, नीचे झुककर आगे बढ़ा। मैं टेरर बीक से लगभग 500 से 600 मीटर दूर रुका। पक्षी अभी भी अपना खाना खा रहा था, इस बात से अनजान कि वह मेरा शिकार बन चुका है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, सांप की खाल की रस्सी के बीच को पकड़कर बोला को तेजी से घुमाया। दोनों पत्थर बाहर की तरफ घूमे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने रस्सी को कसकर खींच दिया। टेरर बीक ने हरकत महसूस की। उसने अपना सर उठाया, चीखा और सीधा मेरी तरफ लपका। वह करीब और करीब आता गया। गुफा के मुहाने पर औरतें और बच्चे डर के मारे चीखने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, पत्थर की तरह मजबूत। जब टेरर बीक 30 मीटर तक पहुंचा, मैंने बोला फेंका। घूमता हुआ हथियार हवा में उड़ा। जैसे ही वह पक्षी के लंबे पैरों से टकराया, वह कसकर लपेट गया। टेरर बीक जो पहले ही 10 मीटर के अंदर था, उछलकर निशाने पर हमला करता है। पक्षी के लंबे पैर संतुलन खो देते हैं और गिर जाता है। उसके छोटे पंख बेकार में फड़फड़ाते हैं। वह खड़ा नहीं हो सकता। गुफा में रहने वाले लोग जमकर खड़े थे, मुंह हैरान होकर खुले थे। मैंने तुरंत 2 बच्चों को बुलाया कि वह पक्षी की गर्दन पकड़कर रखें। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से उस पर पटक दिया। टेरर बीक के सर से खून उछला। उसका शरीर जोर से तड़पना बंद कर देता है, फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। दोनों बच्चे मुझे हैरानी से देख रहे थे।
मैंने पक्षी के पैरों से सांप की खाल खोली, उसे दोबारा अपनी कमर पर लपेटा और दोनों लड़कों को इशारा किया कि वह टेरर बीक को गुफा तक खींचने में मेरी मदद करें। लड़के अब बिल्कुल आज्ञाकारी थे, जैसे समर्पित अनुयायी हों। हम तीनों मिलकर उस बड़े पक्षी को उसके पैरों से खींचते हैं गुफा की तरफ। 3 लोगों को इतना बड़ा शिकार वापस लाते देख गुफा में रहने वाले लोग अब अंदर नहीं रह सके। वह उत्तेजित होकर चिल्लाए, पत्थर को हटा दिया और मदद करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। दूर से वह 2 बड़े आदमी जो पेड़ों पर चढ़ गए थे अब नीचे उतरे। उन्होंने पूरा शिकार देखा। मैंने अकेले एक टेरर बीक को मार गिराया। वह बहुत प्रभावित थे। यह पहली बार था जब उनके कबीले ने कभी इतना बड़ा शिकार पकड़ा था। गुफा में वापस आकर मैंने औरतों से कहा कि वह मेरे लिए पंख बचाकर रखें, बाकी वह संभाल सकती हैं। खतरा टल जाने के बाद मैंने अपनी टोकरी बुनना जारी रखा। लगभग 1 घंटे बाद 2 बुनी हुई टोकरियां तैयार हो गईं। मैंने उन्हें कुछ टेरर बीक के अंदरूनी हिस्सों से भरा और नाला की तरफ चल पड़ा। वह औरत मुझे अकेले नाला की तरफ जाते देख पीछे चली। उसे लगता था कि मैं काबिल हूँ और वह मुझ पर नजर रखना चाहती थी। दोनों लड़के जिन्होंने अभी अभी मुझसे वफादारी की कसम खाई थी, मुझे एक और अजीब चीज ले जाते देख तुरंत मेरे पीछे भागे। 4 लोगों का समूह जल्दी से नाला तक पहुंच गया। मैं किनारे पर खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। जो मैंने देखा उससे मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सिर्फ कुछ ही मिनट में मैंने कई बार बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों को खाते देखा। इस नाला में मांसाहारी मछलियां हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा यहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ है। नम है। पानी इतना साफ है कि मैं सीधा नीचे तक देख सकता हूँ और मछलियां हर जगह हैं। मैंने एक अच्छी जगह चुनी, टोकरी से बंधी घास की रस्सी को पकड़ा और उसे पानी में उतारा। गोश्त की खुशबू तेजी से फैल गई। 20 मीटर के अंदर की मछलियां बेचैन हो गईं। टोकरी की तरफ तेजी से तैरने लगी, अंदर आकर अंदरूनी हिस्सों के लिए लड़ने लगी। मैंने टोकरी को पानी से बाहर खींचा। जो बच निकले उनके अलावा 4 बड़ी मछलियां अंदर बची थीं और नाला की मछलियां भागी नहीं थीं। वह नीचे घूम रही थीं, अभी भी टुकड़ों के लिए लड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क में कोई मछलियों को खाना खिला रहे हों। दोनों बच्चे और बड़ी औरत हैरान थे। उस अजीब चीज को पानी में डालकर और बाहर निकालकर वह इन बिना पैर वाले जीवों को पकड़ सकते थे, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने 4 मछलियों को जमीन पर फेंका, ध्यान से साफ किया, साशिमी का एक टुकड़ा काटा और उसे खा लिया। मुझे कच्ची मछली खाते देख वह तुरंत समझ गए कि यह खाना है। उन्होंने मेरी नकल की, एक टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाला। औरत की आंखें तुरंत चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि यह खाने का एक नया जरिया है। वह उत्तेजित होकर बातें करने लगी, मुझे मछली पकड़ना सिखाने का इशारा करते हुए, लेकिन मैंने उसे यह काम नहीं करने दिया। इसके बजाय मैंने उसे और एक बच्चे को मछली साफ करने का काम दिया, जबकि एक और बच्चा घास का इस्तेमाल करके साफ की हुई मछलियों को एक डंडी पर पिरोकर कबीला तक वापस ले जाने के लिए। मैंने मछली पकड़ना जारी रखा। अब सारी मछलियां इकट्ठी हो रही थी। मैं बस किनारे पर झुककर टोकरी से पकड़ता रहा। हर बार में अच्छा शिकार मिलता था। हम चारों ने पूरी दोपहर काम किया। अंत तक हमने 200 से ज्यादा मछलियां पकड़ी थीं। सबसे बड़ी का वजन लगभग 10 पाउंड था। 3 लोग नहीं कर सकते, उन सबको वापस ले जा सकते, तो हमने एक बच्चे को और मददगार लाने के लिए भेजा। आखिर में समूह ने अपना शिकार एक बड़े जुलूस की तरह गुफा की तरफ वापस ले गया। अब तक जमा करने वाले और शिकार करने वाले सब वापस आ चुके थे। सही औजारों के बिना वह मर चुके होते। बड़े लोग सिर्फ छोटे शिकार पकड़ पाए थे, खरगोश, जंगली मुर्गियां और ऐसे ही। तब बच्चे मछलियां लेकर पहुंचे, गर्व से चिल्लाते हुए अपना शिकार बड़ों को दिखा रहे थे। बड़े लोग चीफ की मौत से उदास थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा शिकार देखा तो वह तुरंत खुश हो गए। खेन की दुखद घटना जल्दी भुला दी गई। आज के शिकार को अलग करने के बाद सभी कबीला के सदस्य गुफा के बाहर इकट्ठे हुए। मुहाने के सामने खुली जगह में उन्होंने लकड़ी का एक बड़ा ढेर लगाया था। खेन की लाश उसके ऊपर रखी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके सर पर 2 भेड़ के सींग थे चिता को आग लगाता है। दहकती हुई आग ने चीफ के शरीर को जल्दी से भस्म कर दिया। आग की रोशनी हर चेहरे पर नाच रही थी। बच्चों को भुने हुए गोश्त की खुशबू आई और उन्होंने अपनी लार निकली। उन्हें कोई दुख नहीं था। बड़े लोग अब एक नए खाने के जरिए के साथ शांत रहे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया कबीला को देखने के लिए। कबीला में अभी 52 सदस्य हैं, 8 बड़े आदमी, 15 बड़ी औरतें और बाकी अलग अलग उम्र के बच्चे हैं। बूढ़ा आदमी जिसने आग जलाई थी वह कबीले का बुजुर्ग है, क्योंकि वह सबसे बूढ़ा है। हर कोई उसे कबीले का सबसे समझदार आदमी मानता है, तो अब उसे दूसरे नंबर पर रहना पड़ सकता है। मैं सबके दिलों में उसकी जगह ले रहा हूँ। एक आदमी भी है जिसके 6 उंगलियां हैं, जो लकड़ी का डंडा इस्तेमाल करना पसंद करता है, शायद खून के रिश्ते में शादी की वजह से। वह कुछ सीधा साधा लगता है। 6 के बगल में एक आदमी है जो पंखों का हार पहने हुए है। वह चालाक लगता है और 6 की तरह लकड़ी का डंडा पसंद करता है। फेदर के पीछे स्टोन है जो हड्डियों का हार पहने हुए है और पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। कुछ दूर खड़ा एक 15 साल का नौजवान है जिसका सिर्फ एक कान है और उसके बाएं गाल पर 4 निशान हैं। उसका हथियार एक सीधी टांग की हड्डी से बना हुआ भाला है। स्कार के बगल में 17 साल का फेंग है। उसका बाप 2 पीढ़ी पहले चीफ था। उसके हथियार 2 फुट लंबे सेबर टूथ टाइगर के दांत हैं। फिर ऑक्स है जो कबीले में सबसे लंबा है, मजबूत बनावट वाला।
उसका हथियार सीधा और खौफनाक है, बस एक टांग की हड्डी। आखिर में फ्लिंट है जो छड़ी के सहारे चलता है। वह अब जमा करने वाले समूह के साथ चलता है, रास्ता ढूंढने और पहरेदारी का काम करता है। उसे पत्थर के औजार तेज करना पसंद है। वह कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना मरने से पहले एक पत्थर की प्लेट बनाना है। कुल मिलाकर सभी आदमियों में स्कार, फैंग और ऑक्स कबीले की सबसे अच्छी लड़ने की ताकत है। चीफ को जलाने के बाद अंधेरा हो चुका है। एल्डरहॉर्न की अगुवाई में सभी खाना बांटने के लिए गुफा में घुसते हैं, क्योंकि किसी ने पहले मछली नहीं खाई थी। आज उन्होंने एक छूट दी। मैंने खाना बांटा। मैंने एक पहले से भुनी हुई मछली ली और दिखाया कि उसे कैसे खाते हैं और कांटे कैसे निकालते हैं। हर कोई मेरी नकल करते हुए मजे से खा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने पेट भर खाया था। हर कोई खाते हुए और खड़ुस होता गया। वह खाते हुए नाचने भी लगे। यू का नजारा। अचानक मुझे घर जैसा एहसास देता है। मैंने चुपचाप कसम खाई कि मैं कबीले को एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाऊंगा। सबके खाना खत्म करने के बाद एल्डरहॉर्न ने एक जली हुई लकड़ी ली और रखी के बेस्ट पे मेरी मछली पकड़ने की घटना को गुफा की दीवार पर बनाता है। इसी बीच मैंने औरतों को टोकरियां बुनना सिखाया। मैंने 2 घास की रस्सियां जोड़कर उन्हें बैकपैक में बदल दिया। अब से उन्हें जानवरों की खाल में फल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमा करने की क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। औरतों को वह तुरंत पसंद आ गए। वह बारी बारी से उन्हें पहनकर देख रही थी। उन्हें उतारने में हिचकिचाहट हो रही थी। आखिर में वह कल और बेलें इकट्ठी करने पर राजी हो गई ताकि अपनी बना सकें। अपनी शुक्रगुजारी दिखाने के लिए उन्होंने जमा करने वाली टीम से 2 हिरन की खाल चुनी और मेरे हाथों में रख दी। इस पल से मैं कबीले का पहला बच्चा बन गया जिसने जानवर की खाल पहनी। लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ। मैंने एक खाल रखी और दूसरी 2 और 3 साल के बच्चों की माओं को दे दी ताकि वह अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और पुराने समाज में जहाँ कोई इलाज नहीं था, एक मामूली सर्दी या बुखार भी जानलेवा हो सकता है। तो यह एक हिरन की खाल एक जिंदगी के बराबर है। मुझे यकीन है कि अगर मुझे कभी उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वह मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। एक मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद मुझे प्यास लगी, लेकिन उस पत्थर के बर्तन को देखकर जहाँ सब साथ पीते थे, मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। मैं उससे पानी नहीं पी सका। अब पानी रखने के लिए कुछ बर्तन बनाने का वक्त है। जल्दी ही कबीला के सदस्य गुफा से बाहर निकले, बातें करते हुए। लेकिन आज वह शिकार करने के लिए नहीं दौड़े। एल्डरहॉर्न ने सभी आदमियों को इकट्ठा किया। गुफा के मुहाने के पास खुली जगह पर। लगता है वह नया चीफ चुन रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ चीफ बनकर ही मैं सबको हुक्म दे सकता हूँ। तो मैं चयन में शामिल हो गया। चयन का तरीका सीधा और खौफनाक था। 2 आदमी बिना हथियारों के लड़ते हैं। जो सबसे मजबूत होता है वह अगला चीफ बनता है। जल्दी ही स्कार और ऑक्स जीतकर सामने आए। उन्होंने लड़ते हुए देखकर मैंने बेचारे होकर अपना सर हिलाया। बिल्कुल कोई टेक्निक नहीं थी, बस कच्ची ताकत की लड़ाई थी। जल्दी ही स्कार और ऑक्स के बीच का मैच आया। 6 फुट 3 इंच का। ऑक्स एक लोहे के बुर्ज की तरह खड़ा था। स्कार को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करीब जाए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह चीखा और पहला हमला किया। लेकिन जैसे ही वह ऑक्स तक पहुंचा, ऑक्स के बड़े हाथों ने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। इससे पहले कि स्कार कुछ कर पाता, ऑक्स ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और कुछ देर तक उठ नहीं पाया। ऑक्स ने उत्तेजित होकर अपनी छाती पीटी। कबीला के सदस्य उत्तेजित होकर चिल्लाए, दिखाते हुए अपनी इस नए चीफ की। फिर मैं कुछ ही कदमों में उसके पास गया। अभी मैं भी हूँ। ऑक्स ने मुझे देखा। एक बच्चा उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। उसने अपनी छाती पीटी और गरजा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं ऑक्स के सामने लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। वह मुझे नीचे देखता है। मैं मुश्किल से उसकी छाती तक पहुंच रहा था। उसकी आंखों में विश्वास और घृणा भरी थी। बच्चों को मेरे लिए चिल्लाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए देखकर मैं नहीं हिचकिचाया। मैं ऑक्स की तरफ लपका। अपना बायां पैर ऑक्स की थोड़ी झुकी हुई जांघ पर रखा और उछल गया। मेरा दायां घुटना जोर से ऑक्स के जबड़े पर लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सीधा नीचे गिर गया। जमीन पर लुढ़कता हुआ कराह रहा था। कबीला के सदस्य तुरंत हैरान रह गए। ऑक्स कबीले का सबसे मजबूत योद्धा है। अगर वह हार भी गया तो उसे एक ही बार में नहीं हराना चाहिए था, और वह भी मेरे जैसे एक कम उम्र बच्चे से। एल्डरहॉर्न अचानक बहुत उत्तेजित हो गया। एक एहसास, बिना किसी बुनियाद के लेकिन मजबूत, उसके दिल में उठा। पूरा कबीला और ज्यादा मजबूत होता जाएगा इस बच्चे की वजह से। इससे पहले कि वह कोई ऐलान कर पाता, कबीला के सदस्यों ने मुझे पहले ही ऊंचा उठा लिया था। हवा में उछाल रहे थे अपने नए चीफ के जन्म का जश्न मनाने के लिए। सिर्फ 2 दिन में मैं कबीले में बहुत सारे चमत्कार लाया हूँ। यह नतीजा वही था जो सबने चाहा था। ऑक्स अब तक ठीक हो चुका है। वह जाहिर है अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। भीड़ की हैरान कर देने वाली चीखों के बीच वह फिर से मेरी तरफ लपका। यह देखकर मैं तुरंत नीचे पलट गया। जब ऑक्स मुझ तक पहुंचा, मैंने उसकी 2 उंगलियां पकड़ी और उन्हें जोर से आगे खींचा। फिर एक तरफ हटकर मैं ऑक्स के पीछे घूम गया और उसके घुटने के पीछे जोर से लात मारी। ऑक्स मुंह के बल जमीन पर गिर गया। जितना वह तड़पता उतना ही उसे दर्द होता।
2 मिनट से भी कम समय में ऑक्स जैसे मजबूत आदमी के पास भी दया की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके चेहरे से आंसू और नाक बह रही थी। मैंने आखिर में रोते हुए बड़े आदमी को छोड़ दिया, अपने हाथ झाड़े और गुफा में चला गया। भीड़ फिर से उत्तेजित हो गई। बच्चे खुशी से जश्न मना रहे थे। ये पहली बार था जब बातें